गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लास। अब देखो क्लास 11th और अपना चैप्टर नंबर वही 2 और चैप्टर का नाम था परमाणु संरचना। चैप्टर का नाम क्या था? परमाणु संरचना। अपने पिछली क्लास में आइसोडाइफेरस तक कवर कर लिया था। कहाँ तक किया था? आइसोडाइफेरस। अब देखो अपना अगला टॉपिक है आइसोसटर। अगला टॉपिक अपना कौन सा है? आइसोसटर। अब देखो आइसोसटर क्या होता है? वे स्पीसीज जिनमें परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, क्या कहलाते हैं? आइसोसटर कहलाते हैं। आइसोसटर कहलाते हैं। वे स्पीसीज जिसमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उनको क्या कहा जाता है? आइसोसटर। क्या बोलोगे? आइसोसटर। अब देखो जैसे आइसोसटर में आपने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, जैसे आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है N2 और CO। N2 और CO। सबसे पहले आप लिखोगे परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या, क्योंकि आपको तो परमाणु और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या देखनी है। अब किसकी देखनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या। बोलो इसमें कितने परमाणु हैं? 2। इसमें देखो कितने परमाणु? 1 और 2। एक तो कार्बन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो इसमें भी परमाणु कितने हुए? 2। अब इलेक्ट्रॉन देखो, उदासीन परमाणु है ना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। कितने परमाणु हैं? 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7 दूनी 14, क्योंकि नाइट्रोजन में प्रोटॉन 7, उदासीन परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 7। तो देखो अब देखो 7 दूनी 14। अब कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने? 8। तो 6 + 8 कितने हुए? 14। 6 तो किसके हुए? कार्बन के। 8 किसके हुए? ऑक्सीजन के। तो 8 और 6 कितने हुए? 14। तो मैंने आपको बताया वे स्पीसीज जिसमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो आपस में क्या होते हैं? आइसोसटर। ओके बच्चों, जैसे आपने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है N2 और CO। N2 में कितने परमाणु? 2। तो CO में भी कितने परमाणु? 2। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो CO में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो मैंने परिभाषा लिखी है वे स्पीसीज जिनमें परमाणुओं की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? आइसोसटर। अब देखो इसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल लोगे, जैसे आपके पास एक तो N2O है और एक क्या है? CO2। सबसे पहले इसमें करोगे परमाणुओं की संख्या। किसकी संख्या?
परमाणुओं की संख्या बोलो 2 और 1 3, 1 और 2 3, 2 तो नाइट्रोजन के, 1 किसका हुआ ऑक्सीजन का। इसमें देखो 1 तो कार्बन का, 2 किसका हुआ ऑक्सीजन का। तो परमाणु की संख्या N2O में भी कितनी है 3 और CO2 में भी कितनी है 3। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो नाइट्रोजन का 7 तो 7 + 7 + 8, 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 + ऑक्सीजन के कितने 8। तो बताओ 7 दूनी 14 और 14 और 8 कितने हुए 22। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 22। इसी प्रकार कार्बन में कितने 6, ऑक्सीजन में देखो 2 परमाणु है ना तो 8 + 8 यानी 8 दूनी 16, 16 और 6 बताओ कितने हुए 22, 16 और 6 कितने हुए 22। तो बताओ N2O में भी परमाणुओं की संख्या कितनी है 3 और CO2 में भी परमाणुओं की संख्या कितनी है 3, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 22 और इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 22। तो N2O और CO2 आपस में क्या है आइसोसेटर। अब देखो इसी प्रकार आप तीसरा एग्जाम्पल करोगे CaO और एक है MgS। सबसे पहले वही लिखोगे परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या और उसके बाद में किसकी संख्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या इलेक्ट्रॉन की। बोलो कितने परमाणु 1 और 1 2, इसमें बोलो 1 और 1 2। अब इलेक्ट्रॉन देखो कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन कितने 20, ऑक्सीजन में कितने 8। तो बताओ 20 + 8 कितने हुए 28। अब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कितने 12 और सल्फर में कितने 16। तो बताओ कितने हुए 28। ठीक है। तो वे स्पीसीज जिसमें परमाणुओं की संख्या व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं आइसोसेटर। जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए हैं N2 और CO। N2 में परमाणु की संख्या कितनी 2, CO में भी कितनी 2, N2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 14 और CO में भी कितनी 14। N2O और CO2, N2O में परमाणुओं की संख्या कितनी 3, CO2 में भी कितनी 3, N2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 22 और CO2 में कितनी 22। ओके। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल CaO और MgS। CaO में परमाणुओं की संख्या कितनी 2, MgS में कितनी 2, CaO में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 28 और MgS में कितनी है 28। ओके। सबको क्लियर, सब अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। मैंने जो पढ़ाया अधिकतर बच्चों ने मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे देखा है, नोट्स भी बना रखे हैं। ओके बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों तुम्हें। अब देखो इसी प्रकार इसी का मैं चौथा एग्जाम्पल जैसे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसे आइसोसेटर का ही चौथा एग्जाम्पल है। जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 4 किया, एक तो आपके पास C6H6, इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है बेंजीन। एक इसी की स्पीसीज है B3N3H6, इसको कहते हैं अकार्बनिक बेंजीन। क्या बोलोगे अकार्बनिक बेंजीन। अब इन दोनों में आपको देखना है कि ये आपस में आइसोसेटर हैं या नहीं है। अब देखो सबसे पहले लिखोगे परमाणुओं की संख्या। क्या लिखोगे परमाणुओं की संख्या। फिर लिखोगे
इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो बताओ कितने परमाणु हैं, कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के भी 6, तो परमाणु कितने हुए 12। भाई कार्बन के कितने हैं 6, हाइड्रोजन के कितने 6, तो परमाणु कितने हुए 12। अब देखो बोरोन के कितने 3, नाइट्रोजन के भी 3, हाइड्रोजन के 6, तो बोलो 6 3 9, 9 और 3 12। आ रहा है ना समझ में। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या, बोलो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, और कार्बन के परमाणु भी कितने हैं 6, प्लस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने 1, और हाइड्रोजन के परमाणु कितने 6, बोलो 6 6 36 प्लस 6 एकम 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 42। समझ में आ रहा है ना सबको बच्चों। कार्बन में परमाणु कितने हैं 6, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने 6, तो 6 गुणा 6, प्लस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, हाइड्रोजन के परमाणु कितने 6, तो 1 गुणा 6, बोलो 6 6 36 प्लस 6, बोलो 36 प्लस 6 कितने हुए 42 यानी 42। अब देखो बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितने 5, बोरोन के परमाणु कितने हैं 3, बोरोन में इलेक्ट्रॉन 5 और बोरोन के परमाणु 3। नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने 7 और नाइट्रोजन के परमाणु कितने 3। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने 1 और हाइड्रोजन के परमाणु कितने 6, तो बोलो 5 3 15 प्लस 7 3 21 प्लस 6 एकम 6, बोलो 6 1 7, 7 और 5 कितने हुए 12, 2 और 1 3, 3 देखो जोड़ोगे आप 5 3 15, नाइट्रोजन में कितने हैं 7, इलेक्ट्रॉन परमाणु कितने 3, तो 5 3 15 प्लस बोलो 21 और 6, बोलो 7 और 5 12 और 3 और 1 4, कितने आए 42। ओके बच्चों, तो बेंजीन में परमाणुओं की संख्या कितनी 12, अकार्बनिक बेंजीन में भी परमाणुओं की संख्या कितनी 12। उसी प्रकार बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 42, तो अकार्बनिक बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 42। तो बेंजीन और अकार्बनिक बेंजीन आपस में क्या है आइसोसेटर। नोट करो बच्चों। अब देखो इसी प्रकार आपका अगला टॉपिक है कैथोड किरणें। अगला टॉपिक है कैथोड किरणें। देखो कैथोड किरणें CATHODE कैथोड रे। ठीक है, अगला टॉपिक आप पढ़ रहे हो कैथोड किरणें। देखो कैथोड किरणें क्या होती है। सबसे पहले आप कैथोड किरणों के बारे में पहली विशेषता लिखोगे। थोड़ा सा मैं आपको मौखिक बता देती हूँ। कैथोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होकर एनोड की तरफ गमन करती है। कैथोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होकर किसकी तरफ गमन करेगी, एनोड की तरफ। कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी दिशा में गमन करती है। दूसरी विशेषता है कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी दिशा में क्या करती है, गमन करती है। कैथोड किरणों की प्रकृति कणीय होती है। कैथोड किरणें
ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। कैथोड किरणों में गैसों में आयनन की क्षमता पाई जाती है। कैथोड किरणें में जो गैस होती है उसमें फेरने की क्या पाई जाती है? क्षमता। कैथोड किरणों की प्रकृति इलेक्ट्रोड के पदार्थ और गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इस कारण कैथोड किरणों को ऋण किरण भी कहा जाता है। कैथोड किरणों को क्या कहा जाता है? ऋण किरण। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। आपका पहला पॉइंट है कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की तरफ गमन करती है। एनोड की तरफ गमन करती है। कैथोड किरणें कैथोड से प्रारंभ होकर किसकी तरफ गमन करती है? एनोड की तरफ। दूसरा पॉइंट है कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी दिशा में, ध्यान रखना, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की क्या है? अनुपस्थिति। अनुपस्थिति में सीधी दिशा में गमन करती है। कौन सी दिशा में? सीधी दिशा में। सीधी दिशा में गमन करती है। तीसरी आपकी विशेषता है कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, अतः इन्हें ऋण किरण भी कहते हैं। अतः इन्हें कौन सी किरण कहते हैं? ऋण किरण। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, अतः इन्हें ऋण किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण किरण। और जो ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऋणावेशित कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। ऋणावेशित कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, अतः इन्हें ऋण किरण भी कहते हैं। और ऋणावेशित कणों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। ऋणावेशित कणों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देखो चौथी विशेषता है कैथोड किरण की प्रकृति। कैथोड किरणों की प्रकृति कणीय होती है। कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है? कणीय होती है। पांचवा पॉइंट है कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। कैथोड किरणें कौन सा प्रभाव दर्शाती है? ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। कैथोड किरणें की प्रकृति कणीय होती है। कैथोड किरण ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। अगला पॉइंट है कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ। कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ व गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है।
इलेक्ट्रोड के पदार्थ व गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। क्या नहीं करती है? निर्भर। अगला पॉइंट है कैथोड किरण। कैथोड किरण या ऐसे बोल दो, कैथोड किरणों में गैसों के आयनन की क्षमता पाई जाती है। आयनन की क्या पाई जाती है? क्षमता। आयनन की क्षमता पाई जाती है। तो देखो कैथोड किरणें अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें पहला पॉइंट है कैथोड किरण कैथोड से आरंभ होकर एनोड की तरफ गमन करती है। कैथोड किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी दिशा में गमन करती है। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। अभी अब आपका अगला टॉपिक आएगा विद्युत तथा चुंबकीय किरण किसे कहा जाता है, वो आगे आगे आपके लेसन में क्लियर होते जाएंगे। तो कैथोड किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी दिशा में क्या करती है? गमन करती है। कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, अतः इन्हें कौन सी किरण कहते हैं? ऋण किरण। और जो ऋणावेशित कण है उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है? कणीय। कैथोड किरण कौन सा प्रभाव दर्शाती है? ऊष्मीय प्रभाव। कैथोड किरण इलेक्ट्रोड के पदार्थ और गैस की प्रकृति पर क्या नहीं करती है? निर्भर। वेरी मोस्ट पॉइंट है। कैथोड किरणें कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है। कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ व गैस की प्रकृति पर क्या नहीं करती है? निर्भर। कैथोड किरणों में गैसों के आयनन की क्या पाई जाती है? समता। ये क्या हो गई? कैथोड किरणें। सबको समझ में आया? ओके बच्चों। तो कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर गमन करेगी और कौन से क्षेत्र में? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। प्रकृति कणीय होती है, प्रभाव ऊष्मीय दर्शाती है, गैसों के आयनन की क्षमता पाई जाती है, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, इसलिए कैथोड किरणों को ऋण किरण भी कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? ऋण किरण। कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ और गैस की प्रकृति पर क्या नहीं करती है? निर्भर। ओके बच्चों, तो ये आपका टॉपिक हो गया कैथोड किरणें, कैथोड रे। अब देखो इसी से मिलता जुलता टॉपिक है कैथोड किरण हो गया। अब इसी से मिलता जुलता आपका टॉपिक है एनोड किरणें। एनोड किरणें। एनोड रे। एनोड किरणें। अब देखो एनोड किरणों में आपका पहला पॉइंट है एनोड किरणें एनोड से आरंभ होकर एनोड से आरंभ होकर कैथोड की तरफ गमन करती है। कैथोड की तरफ क्या करती है? गमन करती है। कैथोड किरणें तो कैथोड से आरंभ होकर किसकी तरफ गमन कर रही थी? एनोड की तरफ।
और एनोड किरण एनोड से आरंभ होकर किसकी तरफ गमन कर रही है? कैथोड की तरफ। दूसरा पॉइंट देखो, एनोड किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है, जिन्हें केनाल किरण धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, अतः इन्हें केनाल किरण, कौन सी किरणें? केनाल किरणें या एनोड किरणें या धन किरण कहा जाता है। एनोड किरण या क्या कहा जाता है? धन किरण कहा जाता है। कैथोड किरणें तो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी हुई थी, इसलिए उनको क्या कहा गया था? ऋण किरण। अब देखो, एनोड किरण धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, अतः इन्हें केनाल किरण या एनोड किरण या धन किरण कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट देखो, एनोड किरणों की प्रकृति, एनोड किरणों की प्रकृति कणीय होती है। कैथोड की भी कणीय थी और इसकी भी कैसी होती है? कणीय। एनोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है? कणीय होती है। अगला देखो, एनोड किरणें एनोड किरणों में अवयवी कणों के अवयव कणों का मतलब है अणु, परमाणु या आयन। अवयवीय कणों का मतलब क्या है? अणु, परमाणु या आयन। एनोड किरणों में अवयवीय कणों के धन आवेश का मान, किसका मान है? धन आवेश का। धन आवेश का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की, या ऐसे बोल दो सीधा, धनावेश का मान विसर्जन नलिका में भरी हुई, विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है, एनोड किरणों के E/m। E/m का मतलब है कणों का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात। E/m का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। गैस की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर। छठवां पॉइंट है, एनोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होती है।
क्या होती है? विक्षेपित होती है। ये कौन सी किरण है? एनोड किरण। तो एनोड किरणों का पहला पॉइंट है, एनोड किरण एनोड से आरंभ होकर कैथोड की तरफ गमन करती है। एनोड किरण धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, अतः इन्हें केनाल किरण या एनोड किरण या धन किरण कहा जाता है। एनोड किरणों की प्रकृति कणीय होती है। एनोड किरणों में अव्यय कणों के धनावेश का मान विसर्जन नलिका में भरी हुई गैस की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर। और कैथोड गैस की प्रकृति पर क्या नहीं कर रही थी? निर्भर। वेरी मोस्ट पॉइंट बन गया ना दोनों का। कैथोड किरणें तो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रही थी और एनोड किरणों में धनावेश का मान किस पे निर्भर कर रहा है? गैस की प्रकृति पर। एनोड किरणों के E/m का मतलब है कणों का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात का मान गैस की प्रकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। एनोड किरण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होती है? विक्षेपित होती है। ये क्या है? एनोड किरण। तो बच्चों अपनी इस क्लास में 3 टॉपिक क्लियर हुए हैं, एक तो आइसोटोन, एक कैथोड किरण और एक एनोड किरण। मेरी सारे बच्चों से उम्मीद है कि इन तीनों टॉपिकों को पढ़ेंगे, याद करेंगे। वीडियो को देख के भी तुम अपने नोट्स बना सकते हो क्योंकि मैंने हर चीज़ वीडियो में लिखी है। ओके बच्चों, तो आप सारे बच्चे जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको क्लियर करोगे। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा पूछ लोगे। ओके बच्चों, बाय।